नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने एक बार फिर से हिंदी साहित्य के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हूँ। उपविषय हमारा रीतिकालीन काव्य। रीतिकालीन काव्य से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मैं यहाँ लेकर आई हूँ। इन प्रश्नों को आप एक टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं, कैसे वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो देखिए, इन 100 इम्पोर्टेंट प्रश्नों का विश्लेषण हम करते हैं। पहला हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा कब और कब से कब तक मानी है। तो ये हमारा इसका समय आएगा 1700 से, उन्होंने विक्रमी संवत में दिया था, ध्यान रखना, 1700 से 1900 में विक्रमी। इनमें से कौन सा रीतिकाल का नहीं है? उत्तर मध्य काल आएगा यहाँ पे, ये उत्तर मध्य काल। उसके बाद है हमारा पूर्व मध्य काल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल। तो ये है ना, पूर्व मध्य काल नहीं है, बी आएगा इसका ऑप्शन, क्योंकि भक्ति काल के लिए दिया पूर्व मध्य काल। हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ? तो हमारा सी आएगा इसका ऑप्शन। उसके बाद चौथा प्रश्न है, रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने क्या नाम दिया? उन्होंने रीतिकाल को नाम दिया श्रृंगार काल। उसके बाद लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? उनको आचार्य कहा जाता था। उसके बाद है, रीति निरूपण का अर्थ क्या है? रीति निरूपण का अर्थ है काव्यांग निरूपण। उसके बाद है अगला हमारा प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? उन्होंने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना है। इसमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? लंबोदर ठाकुर, ये सारे रीति मुक्त है। भूषण जो है यहाँ रीतिबद्ध है। उसके बाद हमारा, रीतिकाल में वीर रस की कविता करने वाला कौन है? जितने कवि यहाँ दिए उनमें से ठाकुर का नाम आएगा। उसके बाद है, इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन है? चार नाम, बिहारी, घनानंद, देव और पद्माकर है। 10वां प्रश्न हमारा, इसका उत्तर ए है, बिहारी जो है वो रीति सिद्ध कवि है। इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध नहीं है? 11वां प्रश्न हमारा, 11वें का उत्तर है हमारा ए, देव रीतिबद्ध नहीं है। भाषा भूषण के रचयिता का नाम बताइए। भाषा भूषण के रचयिता है हमारे जसवंत सिंह। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 14वां, इसमें से रीतिकाल का कौन सा कवि प्रकृति चित्रण के लिए सुविख्यात है? ये जितने भी यहाँ दिए हैं इनमें से प्रकृति चित्रण अगर हम देखें तो सेनापति ने किया है। इसके अलावा अगर और का नाम ले तो भूषण ने वीर रस का चित्रण किया, प्रकृति सेनापति ने किया है। उस ललित ललाम के रचयिता कौन है? 15वां प्रश्न है हमारा, इसका उत्तर मतीराम आएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है पेपर में। अमिय लाल रस भरे श्याम श्वेत रत्नार, यह पंक्ति किसके रसलीन की है? उसके बाद 18वां प्रश्न है हमारा, इसमें से सतसई किस कवि ने नहीं लिखी? जितने नाम दिए हैं उनमें से सतसई 3 ने लिखी है, एक ऐसा कवि है जिसने सतसई नहीं लिखी, तो हमारा घनानंद है यहाँ पर जिन्होंने सतसई नहीं लिखी। कौन सा ग्रंथ कवि भूषण रचित नहीं है? 3 ग्रंथ कवि भूषण के हैं, एक कवि भूषण का छत्र प्रकाश कवि भूषण का नहीं है। देवमाया प्रपंच नाटक के रचयिता का नाम बताइए। 20वें का हमारा जो है वो देवमाया प्रपंच देव ने लिखी है। उसके बाद 21वां प्रश्न है हमारा, छत्र प्रकाश किस कवि की रचना है? 21वें प्रश्न का उत्तर है हमारा सी, लाल कवि की रचना छत्र प्रकाश। उसके बाद हमारा 22वां प्रश्न है, नैन चाहे कहीं मुस्काए लाल फिरे आयो, खेलन हो रही है, पंक्ति किसकी है? होली के त्योहार के संदर्भ में, कृष्ण और गोपियों के संदर्भ में पंक्ति लिखी गई है। 22वें प्रश्न का उत्तर जो है हमारा सी है, पद्माकर है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि 3 सत्य है और 1 कथन असत्य है। इस प्रकार के प्रश्न बड़े ध्यान से पढ़िए, कई बार हम सत्य को देख लेते हैं और असत्य को नहीं देखते और तब गड़बड़ हो जाती है। तो इसमें से रीतिकाल का प्रवर्तक डी जो है वो असत्य है, क्योंकि रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना जाता है। 25वां प्रश्न, भवानी विलास किस कवि की रचना है? 25वें प्रश्न का उत्तर हमारा ए है, देव की रचना है। उसके बाद 26वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? 3 मतीराम की है और 1 मतीराम की नहीं है। इसका उत्तर रसिक प्रिया जो है वो मतीराम की नहीं है। 27वां, इसमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? यानी कि 3 केशवदास की है और 1 रचना है जो केशवदास की नहीं, कवि प्रिया केशवदास की है, रसिक या भी उन्हीं की है। रामचंद्री का रस रहस्य उनकी नहीं है। उसके बाद अगला है 28वां, जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बसी ससुराल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है। किस कवि के बारे में कही गई है? ये बिहारी के बारे में कही गई है। वो ग्वालियर में जन्मे थे और उनकी मथुरा जो है ना वो ससुराल थी। उसके बाद अगला है जयपुर नरेश प्रताप शाही के, ध्यान देना, प्रताप शाही पूछा गया। प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को मिला था? यानी कि कौन से कवि थे जो प्रताप शाही के दरबार में रहते थे? तो पद्माकर आएगा, पद्माकर रहते थे। इनमें से कौन सा कवि इटावा का निवासी माना जाता है? इटावा का रहने वाला कौन सा कवि था? डी ऑप्शन है इसका, देव जो थे वो इटावा के थे। उसके बाद 32वां है हमारा, रामचंद्राभरण नामक अलंकार ग्रंथ के रचयिता, यानी कि अलंकारों का ब्यौरा है इसमें। इसके रचयिता का नाम जो है गोप कवि है जिन्होंने यह रचना लिखी है, बी ऑप्शन आएगा। 33वां, व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार का नाम बताइए। ये जो है ना किसी तरह रचनाएं आपको एक दूसरे के साथ जोड़नी पड़ेगी तब याद रहेगी आपको। प्रताप शाही जो है वो व्यंग्यार्थ
अर्थ कौमुदी के रचनाकार है। तंत्री नाद कवितर सरस राग रति रंग, यह पंक्ति किस कवि की है? 34वां प्रश्न हमारा, इसका उत्तर जो है हमारा सी है, बिहारी की है। ये बिहारी तो गागर में सागर भरते थे, थोड़े में बहुत सामासिक पद्धति में लिखा है उन्होंने बिहारी ने। 35वां प्रश्न है हमारा, कठिन काव्य का प्रेत, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ना है, ये कई बार आता है। कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा गया है? यानी कि केशव को। केशव की एक रचना है रामचंद्री का, जिसको छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है, इतने छंदों का प्रयोग है। उसके बाद 36वां है, मलेच पर शेर शिवाज, इस पंक्ति के रचयिता कवि कौन है? किसने पंक्ति लिखी है? 36वां का उत्तर है हमारा भूषण ने लिखी है। यह है शिवाजी का वीरता का वर्णन करते हुए। उसके बाद हिंदी में ग्रंथों के परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि वे आचार्य कोटि में नहीं आते, कवि ही हैं। यह कथन किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कर सकते हैं ऐसी टिप्पणी। तो उसके बाद रीतिमुक्त स्वच्छंदवादी कवि इनमें से कौन है? यानी कि जो रीति मुक्त थे और स्वच्छंदवादी थे, घनानंद बोधा ठाकुर, तो इसमें घनानंद का नाम है। ए 38वें का जो है हमारा ए आएगा। 39वां प्रश्न, लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय इनमें से क्या है? काव्यांग निरूपण ग्रंथ, यानी कि काव्यांग निरूपण ग्रंथ को ही लक्षण ग्रंथ कहा जाता है। ए आएगा इसका 39वें का। उसके बाद हमारा 40वां प्रश्न है, और इसका जदपि सुजानी सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण विनवना विरजयी कविता बनीता मित, ये अलंकार में बहुत बार ये नीचे वाली पंक्ति पूछी जाती है। यह किसकी पंक्ति है? 40वां प्रश्न है हमारा, इसका उत्तर है ए, यानी कि केशव की। कई लोग भूषण देखते ही भूषण कराते हैं, भूषण की नहीं, भूषण का मतलब तो अलंकार है यहाँ। भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने किस प्रकार के ग्रंथों की रचना की? 41वें का हमारा नायिका भेद ग्रंथ था ये, और उसी प्रकार के ग्रंथों की रचना की। रीतिकाल के कवियों को आचार्य न मानने का कौन सा कारण में से नहीं है? यानी कि 3 कारण तो है जिसके आधार पर उनको आचार्य माना जाता है, और एक कारण ऐसा है जिसके आधार पर उनको आचार्य नहीं मानता। इनमें कविता का भाव था, ये गलत है, क्योंकि कविता तो बहुत अच्छी श्रेणी की लिखी है उन्होंने। उसके बाद 43वां प्रश्न हमारा, डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल के ग्रंथकारों को किस प्रकार का आचार्य माना है? उन्होंने कवि शिक्षक आचार्य माना है उनको, ए आएगा यहाँ पे। उसके बाद इनमें से कौन रीतिकालीन कवि नहीं था? यहाँ याकूब रसखान दुल्हा, रसखान नहीं था, वो भक्तिकालीन कवि था। ये जो है वो यहाँ पर किसी भी कवि का नाम हो सकता, कवि देव हो सकते हैं, कवि बेनी हो सकते हैं। यहाँ पर इसमें ये कवि बेनी कर लेते हैं हम, या कवि देव कर लेते हैं, तो ये अधूरा है। उसके बाद अगला देखिए हमारा 46वां, इत आवत चली जात उत चली 6 सातक हाथ, यह पंक्ति किस कवि की है? किस कवि ने लिखी? 46वें का उत्तर है हमारा बिहारी की है ये पंक्ति हमारी सी। 47वां, इसमें से कौन सी विशेषता सामान्य रीतिकालीन काव्य की नहीं है? यानी कि 3 तो है, रीति निरूपण, चमत्कार, प्रशंसा, रस की राष्ट्रीय भावना नहीं थी उन लोगों में। उसके बाद क्योंकि वो राजा महाराजाओं के आश्रय में रहते थे और उन्हीं की प्रशंसा करते हुए लिखते थे, और नायिका भेद जैसे वर्णन करना उनका बहुत कम कवि है। भूषण जैसे एक आधे जिन्होंने राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत काव्य लिखा है, अन्यथा नहीं है। उस समय श्रृंगार और राजाओं को लुभाने के लिए नायक नायिकाओं का वर्णन इस प्रकार करते रहते थे। बनन में बागन में बगर यो बसंत है, यह पंक्ति किस रीतिकालीन कवि की है? 48वां प्रश्न हमारा, इसका उत्तर है हमारा सेनापति की। उसके बाद है अगला हमारा 49वां, रनित भृंग घंटावली जरित दान मधुनीर में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? 49वां हमारा, इसमें रनित भृंग घंटावली जरित दान मधुनीर। अब मधुनीर तो किस में करेगा, ये तो सोचने की बात है, यानी कि जब मधु की बात हो रही तो वसंत की बात होगी। उसके बाद 50वां प्रश्न है हमारा, भाषा के लक्षण एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है? इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आचार्य शुक्ल ने इस कथन में इन्हीं शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? उन्होंने यहाँ पर इन्हीं किस कवि की प्रशंसा की? उन्होंने घनानंद की प्रशंसा की, उनके काव्य को उत्कृष्ट और उच्च श्रेणी का मानते हैं वो। उसके बाद प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जबादानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है, कथन किस आलोचक का है? यानी कि किस आलोचक ने यह कथन कहा है? हमारा 51वां प्रश्न, इसका उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ये भी डी आएगा, इसका डी ऑप्शन है। उसके बाद 52वां प्रश्न है हमारा, अति सुदो स्नेह को मार्ग, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है 52वां प्रश्न भी। इसका उत्तर है हमारा किसकी पंक्ति है? अति सुदो स्नेह को मार्ग है कहूँ ने को सयानपन बांक नहीं, तो ये हमारी घनानंद की प्रेमी का सुधान। प्रेम के संबंध में तो घनानंद ने उत्कृष्ट श्रेणी का वर्णन किया है। उसके बाद है, यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पर धावनो है, यह पंक्ति भी बहुत बार आती है। 53वां प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारा, तो इसका उत्तर है बोधा। ये बोधा की पंक्ति है। नैनन में जे
साहा करते तिनकी अब कान कहानी सुनो करे। यह पंक्ति किसी रचयिता कवि की है? 54वां प्रश्न हमारा इसका आलम की यह कवि है, ये पंक्ति है। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? ये जो ना गीता रहस्य है, और यह जो ना भाषा शास्त्र लगा लीजिए या भाषा विनोद, ये इनके आधे आधे नाम है। गीता के आगे तो रहस्य आएगा, ये टाइप होने में रहेंगे, और भाषा विनोद। उसके बाद है हमारा इसका उत्तर, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? गीता रहस्य है, जहांगीर चंद्रिका है, रतन बावनी है, और इसका उत्तर जो है हमारा 55वें का है सी, यानी कि भाषा विनोद इनका ग्रंथ नहीं है। उसके बाद 56वां, किस कवि को संवाद योजना श्रेष्ठ माना जाता है? 56वें का उत्तर है हमारा ए, केशव की संवाद योजना बहुत ही श्रेष्ठ थी, इन्हें सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उसके बाद 57वां प्रश्न है, रसराज और ललित रस ग्रंथों की रचयिता कौन है? 57वें प्रश्न का उत्तर है हमारा ए, मतीराम है, ए। उसके बाद 58वां, सिंधु तरियो उनको बनरा तुम पे धनुख गई न तरी, यह किस पंक्ति किस कवि की है? 58वें प्रश्न का उत्तर है हमारा केशव, यानी कि केशव की है। और 60वां प्रश्न है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहना, बाहर ऊंचे मंदिर के अंदर रहती है। यहाँ पर जो है ना एक अलंकार भी है, इसमें यमक अलंकार का प्रयोग किया है, वो आप ढूंढना कहाँ है। 60वां प्रश्न, इसका उत्तर जो है हमारा किसकी पंक्ति है? यहाँ तो हमारे से ये पूछा गया है, ये भूषण की पंक्ति है। भूषण का कौन सा ग्रंथ रीति ग्रंथ है? 61वां प्रश्न हमारा, इसका उत्तर हमारा शिवराज भूषण एक रीति ग्रंथ है। किस कवि की पालकी में बुंदेलखंड के एक शासक ने अपना कंधा दिया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 62वां प्रश्न हमारा, इसका उत्तर है डी, भूषण की पालकी में उन्होंने अपना कंधा दिया था उनको बाहर तक छोड़ने के लिए। शिवराज भूषण के अलंकारों की संख्या क्या है? शिवराज ने शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का प्रयोग किया है। इसका उत्तर है बी हमारा 63वें प्रश्न का जो है वो उत्तर है हमारा बी। उसके बाद 64वां प्रश्न है हमारा, बतरस लालच 64वां प्रश्न हमारा, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, यह सोहे करे सोहन हसे देन कटी नहीं जाए, में कौन सा रस है? रस का पूछा है यहाँ पे 64वां प्रश्न। इसमें जो है श्रृंगार रस का, जैसे कि इस प्रकार का वर्णन होता है जब नायक का बहुत ही सुंदर वर्णन है, तो श्रृंगार रस है यहाँ पे। उसके बाद है भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति। बिहारी ने 713 दोहों में जो है इतना कुछ लिख दिया कि इतना शायद आज तक कोई कवि नहीं लिख पाया, इसलिए यह बिहारी के लिए है। उसके बाद 66वां प्रश्न हमारा, इनमें सर्वाधिक टीकाएं किस पुस्तक पर बिहारी की सर्वाधिक टीकाएं बनी है? नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकासी काल, अली कली ही सो बंधो, आगे कौन हवाल। पूरा दोहा हमारा ये है। ये बिहारी ने पहला दोहा लिखा था जो है ना जयपुर के राजा जयसिंह के पास, जिनके वो दरबारी कवि रहे, और उसको सुनकर वो अपनी पत्नी प्रेमिका जो थी उनकी, उसको छोड़कर 6 महीने बाद घर से बाहर निकले थे, दरबार में आए थे। तो यह दोहा काफी फेमस है बिहारी का, जो बहुत बार आता है। जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन थे? किसने लिखी जहांगीर जस चंद्रिका? 68वां प्रश्न, 68वें का उत्तर है हमारा यहाँ पे केशव की है जहांगीर जस चंद्रिका, तो केशव है 68वें का उत्तर हमारा। उसके बाद 69वां, लक्षण ग्रंथों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि इनमें से कौन है? अंतिम प्रसिद्ध कवि की अगर हम बात करें तो यहाँ पद्माकर है। इश्क लता के रचनाकार का नाम बताइए, यानी कि इश्क लता किसकी रचना है? इसके उत्तर हमारा आएगा ए, ठाकुर बोधा। और उसके बाद 71, तुलसी गंग दऊ है, ये रे फालतू हो गया यहाँ पे, दऊ आएगा यहाँ पे। तुलसी गंग दऊ भय सुकविन के सरदार, यह पंक्ति किस कवि की है? 71वें का उत्तर जो है हमारी भिखारी दास ने यह पंक्ति कही है। पद्माकृत रित पद्माभरण का वर्ण विषय क्या है? 72वां प्रश्न हमारा, इसका उत्तर है हमारा डी, अलंकार निरूपण है इसका। उसके बाद हमारा 73वां प्रश्न है, रीतिमुक्त धारा में इनमें से किसे प्रमुखता दी गई है? जैसे मैंने पहले भी बताया था, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीतिमुक्त कवि थे हमारे, तो अलग अलग श्रेणी में उस समय के बांटे गए। तो 73वां श्रृंगार रस चित्रण को प्रमुखता दी है उन कवियों ने। उसके बाद है, रीति काल के किस कवि ने श्रृंगार, विष और भक्ति रस की रचनाएं लिखी? यानी कि सारी रचनाओं का उल्लेख किसकी रचनाओं में मिलता है? तो 74वां का है हमारा कुलपति मिश्र है इनका, इन्होंने सारी तरह की थोड़ी थोड़ी रचनाएं लिखी। भाषा भूषण के रचयिता कौन है? पीछे भी पूछा गया था, भाषा भूषण किसकी नहीं है? तो 75वें प्रश्न का उत्तर जो है हमारा डी आएगा, जसवंत सिंह है इसके रचयिता। 76वां प्रश्न, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा का है? वो नहीं है, रसलीन ही नहीं है, ए ही आएगा इसका उत्तर। तीसरा जो है हमारा यहाँ पे जो मिटा हुआ है, जो नहीं टाइप हो पाया, तो बोधा, ठाकुर और आलम ले लेंगे यहाँ पर हम।
ये रीति मुक्त थे। उसके बाद अगला है हमारा 77वां, इनमें से कौन रीति काव्य का भेद नहीं है, यानी कि 3 तो भेद है और एक ऐसा है जो भेद नहीं है। 77वें का उत्तर जो है ना रीति भुक्त नहीं है हमारा, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। मुक्त आएगा यहाँ पे, मुक्त है भुक्त नहीं है तो बी आएगा। उसके बाद रीति काल में रचित अधिकांश काव्य इनमें से किस प्रकार के थे, किस प्रकार के काव्य लिखे उन्होंने रीति काव्य में, तो इसका हमारा उत्तर 78वें का आएगा ए, मुक्तक काव्य लिखे, प्रशंसा में लिखे उन्होंने, उनको जैसी आई वैसी प्रशंसा कर दी तो मुक्तक काव्य लिखा गया। 79 का हमारा आएगा बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव अधिक पड़ा नहीं है, यानी कि यहाँ 4 ऑप्शन, चौथा ऑप्शन हमारा है नहीं। गीत गोविंद गाथा सप्तशती आर्या सप्तशती, और चौथा ऑप्शन हम कोई भी ले सकते हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा वो नहीं है तो कोई भी ले सकते हैं। गीत गोविंद का प्रभाव उन पर नहीं था, बाकी सबका था। इनमें से कौन सा ग्रंथ रीति ग्रंथ नहीं है, भाषा भूषण बिहारी सतसई पद्माकर कवि प्रिया 80वां प्रश्न है हमारा। इसका उत्तर है बी, जो है ना बिहारी सतसई रीति ग्रंथ नहीं है, क्योंकि वह राजा की प्रशंसा है उसमें कोरी। उसके बाद है रीतिबद्ध कवियों की तुलना में घनानंद का श्रृंगार वर्णन अधिक आकर्षण है, 81वां प्रश्न। इसका उत्तर जो है हमारा स्वानुभूति एवं स्वच्छंद है ये, क्योंकि यह स्वानुभूति एवं स्वच्छंद उन्होंने जो खुद अनुभव किया था वो स्वतंत्र रूप से लिखा, उन्होंने किसी राज्य रजवाड़ाओं को प्रसन्न करने के लिए नहीं लिखा। इनमें से कौन सा रीतिबद्ध कवि नहीं है, यानी कि 4 कवि हैं, इनमें से एक रीतिबद्ध, ये आपको बड़े ध्यान से देखनी पड़ेगी, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त। पद्माकर रीतिबद्ध कवि नहीं है, ये रीति पद्माकर जो है वो रीति सिद्ध कवि है। उसके बाद है रीतिकाल की परंपरा में अंतिम श्रृंगारी कवि शुल्क जी किसे मानते हैं, 83वां प्रश्न है हमारा। इसका उत्तर है द्विज देव को मानते हैं। उसके बाद 84वां प्रश्न द्विनोद के रचयिता कौन है, 84वें का उत्तर है हमारा डी, यानी कि पद्माकर है इसके रचयिता। इनमें से मतीराम की रचना कौन सी नहीं है, यानी कि 3 तो मतीराम की है और एक मतीराम की नहीं है, 86वां प्रश्न। इसका उत्तर छंदमाला इनकी नहीं है। चंद्रबदनी मृगलोचनी बाबा कहीं कहीं जाए, यह पंक्ति किस कवि की है, 87वां प्रश्न हमारा। ये केशव की पंक्ति है, केशव ने कही है। इनमें से कौन सी रचना पद्माकर की नहीं है, यानी कि 3 तो पद्माकर की है और एक नहीं है। 89 का ललित ललाम मतीराम की है, इनकी नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा देव ने किस नए संचारी भाव की उद्भावना की, छल एक संचारी भाव उन्होंने नया दे दिया था। अभिधा उत्तम काव्य है मध्यम लक्षणालीन। देखिए 3 प्रकार की शब्द शक्तियां, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, तो यहाँ पर अभिधा को उत्तम काव्य किसने माना है, ये भी हो सकता है प्रश्न। तो हमारे 91 का उत्तर जो है वो सी आएगा, देव जो है वो अभिधा को उत्तम काव्य मानते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था हमारा 91वां भी। उसके बाद हमारा 92वां प्रश्न है हरिन के नैनान के हरनी के ये नैन में कौन सा अलंकार है। हरिन हरिन ये दोनों बानों का दोनों अलग अलग अर्थ है, एक हरिणी है और एक जो नायिका है उसके लिए है, और विशेष का उपमा जो है ना निमन से की गई है, इसलिए हमारा इसका ऑप्शन भी आएगा, यमक है और फिर प्रतीप है। उसके बाद अगला हमारा 93वां है कि इनमें से कौन बिहारी सतसई की टीका नहीं है। लालचंद्री का हरीश प्रकाश टीका, बिहारी रत्नाकर, सुबोध प्रबोधिनी। 93वां प्रश्न हमारा, इसका 93वें का उत्तर है हमारा सुबोधनार्थ प्रबोधिनी नहीं है, डी इसका आएगा। उसके बाद 94वां कुंदन को फिकोला का झलक अति अंगनी चारू गोराई, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 94 में भी हमारा ये पंक्ति है किसकी, ये हमारे कवि जो है मतीराम की पंक्ति है, ए आएगा इसका उत्तर। उसके बाद है श्रृंगार लतिका के रचयिता का नाम बताइए, 95वां प्रश्न हमारा। श्रृंगार लतिका द्विजदेव की है, तो इसका प्रश्न उत्तर जो है द्विजदेव आएगा। रीतिकाल के कौन से कवि भारतेंदु के पिता थे, गिरधरदास थे रीतिकालीन कवि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे, और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 8 साल की उम्र में रचना लिख के उनको सुना दी थी। भेले शोभायन भेलत सभा के बीच लोगन कवि की खेल करी जाते, यह पंक्ति किस कवि की है, 98वां प्रश्न हमारा, यानी कि यह ठाकुर, ठोकर नहीं है, ध्यान देना है, ठाकुर है, ठाकुर की है ये। उसके बाद 99वां जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट पंक्ति है। 99वां प्रश्न हमारा, इसका उत्तर जो है हमारा सी, यानी कि बोधा की पंक्ति है ये। उसके बाद अगला है हमारा 100वां, इनमें से महाभारत और हरिवंश का हिंदी पद्य में अनुवाद किस कवि ने किया था। प्रश्न 100वें का हमारा उत्तर है ए, गोकुलनाथ गोपीनाथ ने किया था। 101 सुजान चरित के रचयिता कवि का नाम बताइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, कई बार ये रचना कई बार पूछी जाती है। सुदन ने लिखी सुजान चरित, कई बार जो है ना हम इसको पढ़ते हैं और घनानंद कर देते हैं, लेकिन घनानंद की नहीं है, ये सुदन की है। उसके बाद भरतपुर के राजा सुजान सिंह सूरजमल के दरबारी कवि का नाम सुदन था। उसके बाद अगला है हमारा, इनमें से कौन सा ग्रंथ वीर रसात्मक नहीं है, यानी कि बाकी रस 3 तो वीर रस है और
101 में वीर रस नहीं है। 103वें प्रश्न का हमारा उत्तर है जगत विनोद जो है वो नहीं है, वीर रसात्मक इसमें श्रृंगार है। उसके बाद पौन मयो करी घूंघट कटरई दया करी दामिनी दीप दिखावे, यह पंक्ति किस कवि की है, किस कवि ने यह लिखी है? तो 104वें का उत्तर है हमारा नागरीदास आएगा, नागरीकरण नहीं आएगा यहाँ, नगरीकरण नहीं है, नागरीदास है। उसके बाद है 105वां, पृथ्वी सिंह में से किस कवि का वास्तविक नाम था, किस रसनिधि का वास्तविक नाम पृथ्वी सिंह था यहाँ पर, जिन्होंने काव्य में पहले कवि दो नाम से लिखते थे, तो रसनिधि थे जिनका नाम है मूल नाम पृथ्वी सिंह था। ये पहले दो नाम रखते थे, काव्य लेखन का और रखते थे और उसका। तो देखिए साथियों, इस तरह हमारी ये वीडियो पूरी हुई। सारी वीडियो को देखकर प्रश्नों को अटेम्प्ट करें, लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। अगर से आपको अच्छी लगती है तो शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डालना ना भूलें। धन्यवाद। फिर से मैं नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं सुनीता शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, आज हम देखते हैं हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो छांट कर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इनको ध्यान से देखिए और एक वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पता रहे कि 50 महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। और इसको आप एक प्रश्नोत्तरी के रूप में भी प्रयोग कर सकते हो। जैसे प्रश्न देखा, पॉज किया और फिर उसका आंसर अपने आप निकाला, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया था। आप उस प्रकार भी इसको कर सकते हो। तो यह आपके लिए आने वाले समय में बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। चलिए करते हैं इसको। पहला प्रश्न है हमारा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से प्रारंभ किया? ध्यान रखिए, 1903 से उन्होंने इसका संपादन प्रारंभ किया था। पत्रिका 1900 से शुरू हो गई थी। उसके बाद अगला आता है, भारत भारती के रचयिता कौन है? प्रश्न नंबर 2, इसका उत्तर हमारा मैथिली शरण गुप्त है। राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि थे सारे। भारत भारती इनकी रचना थी जो राष्ट्रीयता से ओतप्रोत थी। उसके बाद तीसरा प्रश्न है हमारा, उनमें से कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? यानी कि 3 तो मैथिली शरण गुप्त की है और 1 मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर सी ऑप्शन है, हिम तरंगिणी मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। उसके बाद अगला आता है, सारी द्विवेदी युगीन कवियों का जिक्र है यहाँ पे। चौथा प्रश्न है, इनमें से किस का संबंध चिरगांव झांसी से रहा है? संबंध यानी कि उनका जन्म हुआ था चिरगांव झांसी में। तो यहाँ पर इसका उत्तर है हमारा माखनलाल चतुर्वेदी। उनका संबंध माखनलाल नहीं, सियाराम शरण गुप्त का जो है संबंध हमारा चिरगांव झांसी में उनका जन्म हुआ था। उसके बाद इन कृतियों एवं कृतिकारों की सूचियों को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर इन रचनाओं को इनके एक में जो है ना हमारे 4 प्रश्न हो जाते हैं यहाँ पे। 5वां, तो द्वापर किसकी रचना थी? त्रिशूल तरंग रस कलश हिम प्रश्न है। इनके रचनाकारों के साथ इनको करके हमें उत्तर देना है। तो द्वापर अगर रचना का नाम ले तो हमारी पहली जो रचना है द्वापर वो किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। तो पहले का आएगा हमारा सी। फिर दूसरा है त्रिशूल तरंग, ये हमारी है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। और तीसरा है हमारा हिमकृतनी, ये माखनलाल चतुर्वेदी की है। और रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो अब देखिए, पहले का सी यानी कि पहले का सी किसमें? 2 में है। दूसरे का जो है वो ए, दूसरे का ए यानी कि इसका बी ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि थे? तो इसका उत्तर जो है हमारा द्विवेदी। मैंने पहले भी कहा है तुम्हें कि ये ज़्यादातर जो है ना द्विवेदी युग इन कवियों का जिक्र हो रहा है यहाँ। तो द्विवेदी युग के थे। इनमें से कौन सी कृति रामनरेश त्रिपाठी की है? यानी कि कौन सी रचना है जो रामनरेश त्रिपाठी ने लिखी है? तो यहाँ पर सोपन रचना जो है रामनरेश त्रिपाठी की है। उसके बाद अगला आता है, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है, जिनको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। ये काव्य पंक्तियां, ये राष्ट्रीय काव्य धारा कवि थे। इन्होंने इस प्रकार की बहुत सारी पंक्तियों की रचना की है। ये किसकी है ये पंक्ति? तो यहाँ पर हमारा 8वें का उत्तर आएगा, ए गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की ये पंक्ति है। उसके बाद हमारा 9वां प्रश्न है, इसमें से किस कृति को यानी कि किस रचना को अंग्रेज सरकार ने देशभक्ति रचनाओं के लिए प्रतिबंधित कर दिया था? 9वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत भारती रचना थी जो राष्ट्र भावना से ओतप्रोत थी, जिसको अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी आंचल में है, खून नहीं है यहाँ पर ध्यान रखना, आंचल में दूध आएगा यहाँ पे, आंचल में है दूध आंख में पानी। ये पंक्तियां किस कवि की है? प्रश्न नंबर 10 हमारा। तो इसका उत्तर जो है किस रचना में से ली गई है? साकेत, यशोधरा, पंचवटी। तो यशोधरा से ली गई है, जब यशोधरा जो है अकेली रह गई थी अपने बेटे राहुल के साथ और सिद्धार्थ उनको छोड़कर चले गए थे, तब की पंक्ति है। साकेत की रचना का मूल उद्देश्य क्या था, यानी कि किस उद्देश्य को सामने रखकर कवि ने रचना की? तो इसका उत्तर जो है ना हमारा उर्मिला को महत्व,
कवि का मानना था कि सीता को, राम को, लक्ष्मण को तो सबने महत्व दिया, लेकिन उर्मिला को महत्व किसी ने नहीं दिया। यहाँ उर्मिला की वेदना का वर्णन है, उर्मिला के विरह का वर्णन है। साकेत जो है वो उसी पर आधारित उपन्यास है। उसके बाद अगले है हमारा त्याग बिना निष्प्रा काव्य उपन्यास है, वो पीछे ध्यान रखना। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम करो, प्रेम का प्राण निछावर। यह पंक्ति किस कवि की है? 12वां प्रश्न हमारा। इसका उत्तर हमारा रामनरेश त्रिपाठी की है पंक्ति। हल्दी घाटी नामक काव्य के रचयिता इनमें से कौन है? हल्दी घाटी जो वीररस्य ओतप्रोत काव्य है, इसके रचयिता का नाम है श्याम नारायण पांडे। उसके बाद 14वां हमारा पुष्प की अभिलाषा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये 14वां। पुष्प की अभिलाषा कविता के रचयिता का नाम बताइए। माखनलाल चतुर्वेदी की है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना फेर, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जाए वीर अनेक, ये उसी की पंक्ति है पुष्प की अभिलाषा की। इन पंक्तियों एवं कृतिकारों को फिर एक में 4 प्रश्न आ गए। 50 प्रश्नों के साथ 50 नहीं है, अभी तो 60-70 प्रश्न बन जाएंगे अलग अलग करें तो ये देखिए चारों फिर रचनाकारों को रचनाओं के साथ सम्मिलित करना है। ये बड़ा रोचक प्रश्नोत्तर होता है और इसमें हम बड़े अच्छे से सीख जाते हैं। तो इसमें पहले का आएगा कश्मीर सुषमा है, वो है श्रीधर पाठक की, बी। दूसरा जो है हिंडोला जो है वो हमारी जगन्नाथ रत्नाकर की है। उसके बाद है हमारा तीसरा हृदय तरंग, वो सत्यनारायण कवि रतन की है। और चौथा जोहर श्याम नारायण पांडे की है। तो इस प्रकार हमारा पहला जो है वो क्या है? बी। पहले में बी यानी कि पहले ए में है और डी में है, लेकिन दूसरे का सी भी दोनों में है। तीसरे का जो है वो ए डी ये पहले में है, तो इसका उत्तर आएगा ए। 15वें का ए आएगा। उसके बाद 16वां सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? प्रकाशन यानी कि मैंने पहले भी बता दिया आपको, ये तो आपको आता है, सबको आता है। 19वीं सदी में शुरू हुआ था इसका। उसके बाद है हमारा राधा कृष्ण दास, इसके जो थे वो पहले संपादक थे। भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पेपर में आ जाता है ये भी। भारत भारती का प्रकाशन किस समय में हुआ था? 17वां प्रश्न। इसका प्रकाशन जो था 1912 ईस्वी में हुआ था, बी आएगा इसका उत्तर। 18वां, इसमें से किस कवि का जीवन काल 1886 से 1964 ईस्वी है? यानी कि 1886 में जन्म हुआ था और 1964 में जिनकी मृत्यु हो गई थी, तो यहाँ मैथिली शरण गुप्त का नाम आएगा। खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको जाता है? प्रश्न नंबर 19। इसका जो है खड़ी बोली का सबसे पहले काव्य रूप में प्रयोग जो है ना रामनरेश त्रिपाठी ने किया था, और उन्होंने खड़ी बोली का महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रयोग किया था और उन्होंने उसको परिनिष्ठ बनाया, उसको व्याकरणिक रूप प्रदान किया। तो यहाँ पर इसका उत्तर आएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद 20वां प्रश्न है हमारा, समस्या पूर्ति किस काल की कविता में प्रचलित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 20वां हमारा। समस्या पूर्ति किस काल की है? तो हमारा यहाँ पर आएगा भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति प्रधान नाटक लिखे गए, उपन्यास लिखे गए, काव्य लिखे गए। उसके बाद 21वां प्रश्न है हमारा, और इसमें है किस कवि को एक भारतीय आत्मा के, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 21वां प्रश्न भी हमारा, किस कवि को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है? कई बार पेपरों में आता है ये। तो इसका उत्तर जो है ना हमारे 21वें का रहेगा माखनलाल चतुर्वेदी, यानी चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, स्वदेशी कुंडल नामक काव्य संग्रह की रचना करने वाले कौन है? यानी कि स्वदेशी कुंडल किसने लिखा? 22वां प्रश्न हमारा। इसका उत्तर है हमारा राय देवी प्रसाद पूर्ण, यानी कि बी आएगा इसका। उसके बाद हमारा 23वां प्रश्न है, इसमें से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? 23वां प्रश्न। इसका उत्तर हमारा रस कलश उन्हीं की है, चुपते चुपते विप्रिय प्रवास, मृत्युंजय जो है वो सी इसका उत्तर रहेगा, ये है इसका सी। उसके बाद 24वां प्रश्न है हमारा, झांसी की रानी शीर्षक काफी इंपॉर्टेंट है ये, हमारे एनसीईआरटी के 6th क्लास के सिलेबस में भी है, तो इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। झांसी की रानी शीर्षक कविता के रचयिता का नाम बताइए, यानी कि किसने लिखी झांसी की रानी? झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी। उसके बाद है हमारा प्रभा और प्रताप नामक, कई बार क्या आ जाता है कि नारी प्रधान या नारी राष्ट्रीय भावना की ओर ओतप्रोत से नारियों के संबंध में कविता किसने लिखी? तब भी आप सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम ले सकते हो। उसके बाद वहाँ 25वां प्रश्न है हमारा, प्रभा और प्रताप नामक पत्रिकाओं का संपादन किसने किया? प्रताप के संपादक, ये तो मैंने पहले भी करवाया है आपको, प्रभा का तो शायद नहीं करवाया होगा। किसने किया है इनका संपादन? तो 25वें का उत्तर आएगा हमारा बालकृष्ण शर्मा नवीन। उसके बाद 26वां प्रश्न है, इसमें से कौन सी रचना दिनकर की है? यानी कि दिनकर ने कौन सी रचना लिखी है? इसमें 26वें प्रश्न का उत्तर जो है हमारा रसवंती, ये किसकी है? दिनकर की
है। उसके बाद रश्मि रथी है, रश्मि रेखा उनकी नहीं है। उसके बाद अगला है हमारा क्वास के रचयिता कवि का नाम बताइए, यानी कि क्वास किसने लिखी, तो इसका उत्तर है हमारा क्वास बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। दिनकर अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न है हमारा, दिनकर जी की किस रचना में कामजस धैर्यस का निरूपण किस कृति में किया गया है, यानी कि किस रचना में है, तो उनकी रचना उर्वशी है काव्य, जिसका तीसरा खंड आपके एमए के सिलेबस में भी था। उसमें उन्होंने कामज धैर्यस का निरूपण किया है। उर्वशी परी है और राजा के साथ उसका किस प्रकार प्रेम विवाह होता है वो सारा उसमें दिखाया गया है। उसके बाद हमारा 29वां निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए। फिर हमारे 1 में 3 प्रश्न वाला 4 प्रश्न हो जाएंगे। इसमें हम विस्पाई जन्म के किसकी रचना है ये, तो पहला बालकृष्ण शर्मा नवीन की है ये हम विस्पाई जन्म के, तो पहले का हमारा आएगा सी। उसके बाद है मौर्य विजय किसकी है, दूसरे का हमारा सियाराम शरण गुप्त की है मौर्य विजय, तो इसका डी आ जाएगा। तीसरा कुरुक्षेत्र जो है हमारी किसकी रचना, दिनकर की, ये भी आपके एमए के सिलेबस में थी। और फिर अगला रह जाता है हमारा पंचवटी, ये मैथिली शरण गुप्त की थी। तो इस तरह अगर इन सब को ले तो हमारा इसका पहले का सी, दूसरे का डी और तीसरे का बी और चौथे का ए, तो इस प्रकार इसका सी ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद हम अगला प्रश्न लेते हैं 30वां, हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन थे। एक वीररस का काव्य है हल्दी घाटी, इस काव्य के रचयिता का नाम बताइए। 30वें प्रश्न का उत्तर है यदि हम ले तो यहाँ पर ये श्यामनारायण पांडे ने लिखी, यानी कि इसका उत्तर जो है वो डी है, श्यामनारायण पांडे। उसके बाद 31वां प्रश्न हमारे, इनमें से कौन सा कवि राष्ट्रीय चेतना का कवि नहीं है। राष्ट्रीय चेतना का कवि नहीं है, आपको ध्यान से पढ़ना है प्रश्न। तो यहाँ पर मैथिली शरण राष्ट्रीय चेतना के थे माखनलाल चतुर्वेदी, गया प्रसाद ने, तो रह जाता है हमारा सी ऑप्शन रह जाता है यहाँ पर। जो राष्ट्रीय चेतना के नहीं है वो है हमारे जगन्नाथ रत्नाकर। उसके बाद अगला प्रश्न आता है हमारा, द्विवेदी युग के उस कवि का नाम बताइए जिसने अपना समस्त काव्य ब्रज भाषा में लिखा। यानी कि द्विवेदी युग में जहाँ खड़ी बोली को बहुत अधिक महत्व मिल रहा था, वहाँ इन्होंने अपना सारा काव्य ब्रज भाषा में लिखा। तो इनसे नाम आता है जगन्नाथ रत्नाकर का। इन्होंने अपना पूरा काव्य ब्रज भाषा में लिखा है। जगन्नाथ पुराना सा नाम है और ब्रज भाषा के साथ जुड़ा हुआ, तो ऐसे करके इसको जोड़ सकते हैं हम। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा 33वां प्रश्न, खड़ी बोली का महाकाव्य कौन सा है आधुनिक काल में। तो यहाँ पर प्रिय प्रवास जो है वो प्रथम महाकाव्य माना जाता है। उसके बाद अगला है हमारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस नाम से अपनी रचनाएं सरस्वती में प्रकाशित करते थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 34वां प्रश्न भी कई बार आ जाता है पेपरों में। तो इनका जो ना भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से लिखते थे अपनी रचनाएं। पहले ये ट्रेंड था, सारे कवि 2-2 नाम से लिखते थे, मूल नाम कुछ और होता था, लेखन का नाम दूसरा होता था। उसके बाद 35वां प्रश्न है, इसमें से द्विवेदी मंडल का कवि नहीं है। हर एक मंडल में 10-10 कवि है, ये मैंने पहले ही बताया आपको। जब मैं डिटेल कराऊंगी सब्जेक्ट की तब उनका एक तरीका बताऊंगी, एक राइम बना रखी है जिसके आधार पर आप याद करो, वो उस समय बताऊंगी। तो यहाँ पर अगर हम द्विवेदी युग की बात करें तो यहाँ बालकृष्ण शर्मा नवीन जो है वो द्विवेदी युग के नहीं है। खड़ी बोली के उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण युगानुरूप परिवर्तन कर दिए गए, यानी कि युग के अनुसार उनका परिवर्तन कर दिया गया है राधा और कृष्ण का। 36वां प्रश्न हमारा, इसका उत्तर प्रिय प्रवास आएगा हमारा। उसके बाद है हमारा, द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है, ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी हमारा। कवि रत्न आगे लगा हुआ है, ध्यान रहेगा, सत्यनारायण कवि रत्न। उसके बाद 38वां प्रश्न, इसमें से कौन सी कृति 1931 में प्रकाशित हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे इंपॉर्टेंट है वैसे तो, जो ज्यादा ऐसे लग रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। 38वां, इसमें साकेत जो है वो 1931 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद है इसमें से भ्रमरगीत ग्रंथ का कौन सा ग्रंथ, भ्रमरगीत का ग्रंथ कौन सा नहीं है, यानी कि भ्रमर गीत का प्रयोग जिसमें नहीं हुआ है। 39वां, तो साकेत जो है वो भ्रमर गीत से संबंधित यानी कृष्ण से संबंधित नहीं है, बाकी सारे से कृष्ण से संबंधित है, ये राम से संबंधित है। उसके बाद हमारा अगला 40वां प्रश्न है, कश्मीर सुषमा नामक ग्रंथ के रचयिता का नाम बताइए। तो कश्मीर सुषमा जो है वो श्रीधर पाठक ने लिखी थी, तो इसका सी आएगा। रोमानी भावबोध के कवियों में से किस नाम से पुकारा जाता है, 41वां प्रश्न हमारा। तो स्वच्छंदवादी कवि कहा जाता है जो रोमानी भाव के कवि। रोमानी समझते हो आप, जो ना अपने मन की भगवान कुछ इष्ट को, अपने प्रेमी को ही इष्ट मानना, इस प्रकार करके जो रचनाएं लिखी हैं उन्होंने, उनको स्वच्छंदवादी कहा है। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भी, गोल्ड स्मिथ के डेजर्ट विलेन का हिंदी अनुवाद उज्जड़ गांव नाम से किस कवि ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपरों में आता है ये। तो इसका उत्तर जो है हमारा रहेगा, श्रीधर पाठक ने इसका हिंदी अनुवाद किया था। इनमें से कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त नाटक रचना है, यानी कि नाटक है। 43वां,
तो इसका उत्तर जो है हमारा रहेगा तिलोत्तमा नाटक है उनका, ये नाटक के रूप में लिखी गई है। उसके बाद 44वां प्रश्न है, हिंदी का कौन सा कवि जकी उपनाम से लिखता था। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि बहुत सारे कवि ऐसे थे जो अलग अलग नामों से लिखते थे। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जो थे वो रत्नाकर थे, जकी नाम से लिखते थे। देखिए जकी यहाँ जय इनके नाम में शुरू है, तो इस तरह करके आप जोड़ के इसको समझ सकते हो। उसके बाद सुकवि नामक पत्रिका का संपादन इनमें से किसने किया, यानी कि सुकवि एक पत्रिका का नाम था जिसका संपादन करने वाले का नाम बताइए। उसमें इसका है हमारा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने इसका संपादन किया था। उसके बाद 46वां प्रश्न आता है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी राष्ट्रीय प्रेम की कविताएं किस उपनाम से लिखा करते थे। ये फिर आगे उनका उपनाम क्या था। ये उपनाम वाले प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनका उत्तर आएगा वो त्रिशूल नाम से लिखते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग के किस कवि को छायावाद का प्रवर्तक माना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्टली पेपरों में कवर कर लिया जाता है। तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। फिर आ गया हमारा सूचियों को सम्मिलित करने वाला 4 का 1 में प्रश्न, किस किस ने कौन कौन सी रचना लिखी। अब देखिए पहला हम करते हैं विष्णुप्रिय, दूसरा जो है हमारा हिमकृतनी, राम की प्रतीक्षा और हिंडोल। ये राम की प्रतीक्षा तो आपने सिलेबस में पढ़ी भी होगी। तो पहले जो 48वां प्रश्न है हमारा, इसका उत्तर हम देखें तो पहला जो है विष्णुप्रिया जो है वो मैथिली शरण गुप्त ने लिखी थी। उसके बाद जो है हमारा हिमकृतनी माखनलाल चतुर्वेदी की है, और राम की प्रतीक्षा जो है रामधारी सिंह दिनकर की है, और फिर बच गया हिंडोल, ये जगन्नाथ रत्नाकर की है। तो A B C और D, सॉरी ये हमारा है ना दूसरे का है ए, पहले का है बी ए, और फिर है हमारा डी और सी, BADC। तो इसका उत्तर आएगा हमारा डी। उसके बाद अगला है हमारा 49, इतिवृत्तात्मकता इसमें से किस युग की कविता की प्रमुख विशेषता थी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, यानी कि द्विवेदी युग की जो इतिवृत्तात्मकता यानी कि वास्तविकता पर आधारित जो काव्य था वो द्विवेदी युग का था। द्विवेदी युग इन काव्य का एक अन्य नाम भी क्या है, यानी कि उसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो नव जागरण काल सुधार या सुधार काल के नाम से उसको जानते हैं द्विवेदी युग को। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे द्विवेदी युग के 50 प्रश्न संपन्न हुए। उम्मीद है कि आपको अच्छे लगे होंगे, तो इसको देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता शर्मा आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथियों, हिंदी साहित्य के छायावाद से संबंधित 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। शुरू से अंत तक वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि देखोगे तभी तो आपको पता चलेगा कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इस प्रश्नोत्तरी को आप एक टेस्ट के रूप में भी प्रयोग कर सकते हो। वीडियो को पॉज करें, उत्तर निकालें और फिर उसको चालू करें, तो इससे आपको पता चल जाएगा आप कौन से पायदान पे खड़े हैं। तो इस प्रकार देखिए, चलिए आइए। पहला प्रश्न हमारा, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है पहला ये हमारा, ये इसका उत्तर सी आएगा, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। दूसरा है, छायावाद तत्वतः है प्रकृति के बीच जीवन का उद्गित है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। यह परिभाषा किसकी है। यह परिभाषा महादेवी वर्मा ने दी है। अलग अलग आलोचकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है इसकी। परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, यही छायावाद है। यह परिभाषा किसने दी है। तीसरा हमारा, तीसरे का है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी उत्तर है इसका। चौथा प्रश्न है हमारा, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति में यह अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद अभिहित किया गया। यह कथन किस आचार्य या किस विद्वान का है। चौथा प्रश्न हमारा, चौथे का उत्तर है हमारा, ये परिभाषा दी हमारे जयशंकर प्रसाद ने। पांचवा है, छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए, एक तो रहस्यवाद और दूसरा एक अर्थ में, और दूसरा काव्य शैली पद्धति के रूप में, विशेष में व्यापक अर्थ में है इसका। इस कथन के आलोचक यह कथन किस आलोचक का है। पांचवा, यह इस प्रकार के कथन हमारे एक ही आलोचक है जो दे सकते हैं, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। उसके बाद हमारा छठा प्रश्न है, छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवाद भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी के रोमांटिक भाव, ध्यान देना, अंग्रेजी के रोमांटिक भाव से लिया गया है। कई बार पूछ लिया जाता है कि छायावाद किसका ऋणी है। अंग्रेजी के रोमांटिज्म की कविता से प्राप्त हुआ यह विचार किस आलोचक का है। छठा प्रश्न हमारा, छठे का उत्तर है हमारा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। उसके बाद हमारा सातवां प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता छायावाद काव्य में नहीं थी। तो यहाँ पर अगर हम चारों की बात करें, स्थूल के प्रति सूक्ष्मता भी, रहस्यवाद भी, विवेचना पद्धति, नवीनता भी, शोषण का विरोध, ये नहीं थी।
उसके बाद हमारा 8वां प्रश्न है, विदुर उड़ते मृदु भाव में तुम्हारा करनित नव श्रृंगार, पूजता हूँ मैं तुम्हें कारी दोहरे दृग द्वार। यह पंक्ति किस छायावादी कवि की है? 8वां प्रश्न हमारा। इस प्रकार की प्रकृति से संबंधित कविताएं पंक्ति लिख सकते हैं, तो यह पंक्ति की है। उसके बाद 9वां प्रश्न है हमारा, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया विरोध। उक्त पंक्ति किस कवि की है? 9वां प्रश्न हमारा। तो इस प्रकार की पंक्ति ये जो है ना, निराला का बहुत अधिक अपमान हुआ था, उस समय निराला को आदर नहीं मिला था, उपेक्षित रहे थे, तो इस संबंध में निराला ने दुखी होकर ये पंक्तियां कई बार लिख दी थी। उसके बाद 10वां प्रश्न है हमारा, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। कामायनी आपने पढ़ी होगी, हमारे सिलेबस में थी MA में। तो ये नारी तुम केवल श्रद्धा हो ये बी प्रसाद जयशंकर प्रसाद की है। छायावाद की समय सीमा क्या है? 1918 से 1936 तक की छायावाद की समय सीमा मानी गई है। उसके बाद इस कविता में छायावाद का प्रारंभ किस कविता से माना गया है? जूही की कली 1918 में छपी थी, निराला की रचना थी ये, जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये उससे पहले 1916 में भेजी थी इन्होंने, लेकिन तब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसमें अशुद्धियाँ निकाल कर उसको वापस लौटा दिया था और छापा नहीं था, बाद में 1918 में छपी थी। उसके बाद 13वां प्रश्न है हमारा, जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति में कौन सी रचना है? कामायनी उनकी अंतिम रचना है। उसके बाद कामायनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ी भी है कामायनी। कामायनी में कुल कितने सर्ग है? खंड कामायनी के भागों को सर्ग कहा जाता है, तो 15 है। कामायनी का प्रकाशन काल कब हुआ था? कामायनी का प्रकाशन काल 1935 में हुआ था। उसके बाद 16वां प्रश्न है हमारा, संगनी साहू घराने में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ? जयशंकर प्रसाद का संगनी साहू घराने में हुआ था। उसके बाद प्रसाद के उस काव्य ग्रंथ का नाम बताइए जिसकी रचना पहले ब्रज भाषा में की गई थी और बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, प्रेम पथिक रचना है उनकी। उसके 19वां प्रश्न, कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? कामायनी में शैव दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है, 19वां। उसके बाद हमारा 20वां प्रश्न है, कामानी नहीं है, कामायनी है। कामायनी के पात्र ईड़ा का प्रतीकार्थ है, बुद्धि का प्रतीकार्थ है ईड़ा। उसके बाद 21वां प्रसाद, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। इस पंक्ति में प्रसाद पर क्या आरोप लगाया है? उन पर पलायनवादी प्रवृत्ति का आरोप लगा है इन पंक्ति के माध्यम से। उसके बाद पनघट अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागर, ये पंक्ति किस कवि की है? 22वां प्रश्न हमारा। 22वें का उत्तर है हमारा पंत की है। उसके बाद है अगला 23वां प्रश्न, सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि की है? सरोज स्मृति लिखी थी निराला ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है की है, उनकी पुत्री का नाम था सरोज। राम की शक्ति पूजा का कथानक प्रतीक रूप में घोषित हुआ है, सत्य पर असत्य की विजय, डी आएगा इसका ऑप्शन। निराला की जूही की कली कविता को किस पत्रिका ने अस्वीकृत की है? मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सरस्वती ने अस्वीकृत किया था। तोड़ती पत्थर कविता का मूल स्वर क्या? प्रगतिवादी है इसका मूल स्वर, बी है इसका ऑप्शन। उसके बाद 27वां, महाप्राण किस छायावादी कवि के नाम से पहले? निराला के पहले महाप्राण निराला कहते थे उनको, तो सी। उसके बाद 28वां, प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। उसके बाद 29वीं कविता है हमारी, कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, इसका श्रेय मेरी जन्मभूमि रोमांचल प्रदेश का है। यह कथन किस कवि का है? किस कवि ने कही? तो यह हमारी जो है सी, 29वें का सी है। उसके बाद हमारा 30वां प्रश्न है, 30वां प्रश्न, किस कवि के काव्य का क्रमिक विकास छायावाद, प्रगतिवाद, मानवतावाद में हुआ? तो इसका उत्तर भी हमारा पंत आएगा, सुमित्रानंद। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। हिंदी में मधु काव्य की रचना का श्रेय किसको दिया जाता है? हरिवंश राय बच्चन जी को दिया जाता है। मधु कलश के रचनाकार मधु कलश, मधुमाया, शाला, मधु कलश और मधुमाला, ये सारे जो है वो हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। उसके बाद 33वां प्रश्न है हमारा, वजी नफीरी और नमाजी भूल गया अल्लाह ताला, यह पंक्ति किस कवि की है? 33वां प्रश्न। इसका उत्तर है हमारा 33वें का सी, बच्चन मधुशाला, यानी कि बच्चन में मधुशाला में लिखी है। उसके बाद 34वां प्रश्न है हमारा, कौन सा छायावादी कवि आकाशवाणी में सेवारत था? तो यहाँ पर पंत का नाम आता है, वो पंत थे आकाशवाणी में सेवारत, 34वें का बी। उसके बाद हमारा 35वां प्रश्न, निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर कौन कौन सी देखिए, राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। आंसू जो है वो जयशंकर प्रसाद का है। और लोकायतन जो है वो शांति गीत महादेवी वर्मा, लोकायतन सुमित्रानंद पंत का। तो पहले का चौथा जो है हमारा ए में भी है और सी में भी है, दूसरे का तीसरा
दूसरे का तीसरा जो है हमारा सी में है, तो सी उत्तर रहेगा इसका। उसके बाद अगला है हमारा, इनमें से कौन सी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? किसको? प्रसाद को, जयशंकर प्रसाद को। तो 36वें का उत्तर रहेगा हमारा चिदम्बरा पे उनको मिला है। राम की शक्ति पूजा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राम का जो निराला के राम है वो एक सामान्य व्यक्ति के रूप में दिखाए गए हैं जो संघर्ष करते हुए दिखते हैं। दिग्ग जीवन जो पाता ही आया है, विरोध किसके जीवन का सत्य अभिव्यक्त? यहाँ पर निराला के जीवन की सत्य अभिव्यक्ति हुई है। सरोज स्मृति में सरोज कौन है? सरोज निराला की पुत्री का नाम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। शोक गीत है, एक लंबी कविता है सरोज स्मृति। निराला का साहित्यिक साधना नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? रामविलास शर्मा है इस ग्रंथ के रचयिता। सी उत्तर है इसका। उसके बाद 41वां प्रश्न हमारा, इसमें से आरसी प्रसाद की रचना कौन सी है? कलापी आरसी प्रसाद की रचना है, सी आएगा यहाँ पे। 42वां, हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले, यह पंक्ति किसकी है? भगवती चरण वर्मा की है, सी आएगा इसका। ये जो सारे उस समय के जो कवि थे ये नवजागरण का काम कर रहे थे, तो स्वतंत्रता सेनानियों जैसा ही जीवन था इनका, इसलिए इस प्रकार की पंक्ति इन्होंने खूब लिखी है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, हा एक ही लोर इधर से आए, एक ही लोर उधर से आए, हाहाकार रण में बस जाए। वीरस की बहुत रौद्र रस और वीरस है इस कविता में 10वीं के सिलेबस में, इसलिए आप इसको अच्छे से याद करोगे, ये उत्तर है इसका। उसके बाद है अगला, कुकुरमुत्ता कविता किसकी है? कुकुरमुत्ता कविता निराला की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अब सुन बे गुलाब, गुलाब किसका प्रतीक है? गुलाब पूंजीपति, पूंजीवती नहीं है ये, पूंजीपति वर्ग है। उसके बाद 45वां, दिनकर की किस रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ? यहाँ अगर रचनाओं का नाम ले तो उर्वशी पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। स्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक कुलाते हैं, यहाँ पर जो पूंजीपति वर्ग पर कटाक्ष किया गया है। प्रगतिवाद की कविता है निराला की। उसके बाद है हमारा, आधुनिक मीरा किसे कहा गया है? आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा गया है। अगला 48वां, प्रवासी के गीत नामक काव्य संग्रह किस कवि का है? प्रवासी के गीत लिखे हैं हमारे बी नरेंद्र शर्मा ने। उसके बाद आता है मधुशाला एवं मधुबाला काव्य संकलनों की रचना हरिवंश राय बच्चन का नाम आता है। उसके बाद है अगला हमारा, मतवाला और समन्वय नामक पत्र का संपादन किस छायावादी कवि ने किया? निराला ने किया, जो कलकत्ता से निकलते थे, इन दोनों के संपादन रहे ये। उसके बाद पंत की किस काव्यकृति को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उसमें नियम लिखे गए हैं और छायावाद के बारे में बताया गया है। पल्लव है उनकी रचना, पल्लव की रचना से पहले उसके काव्य के बारे में बताया गया, छंद पद शब्द कैसे होने चाहिए सब कुछ बताया है। तो अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है। पंत जी की किस काव्यकृति में भाषा अलंकार छंद शब्द चयन के संबंध में लंबी भूमिका? पल्लव में है ये। उसके बाद 53वां प्रश्न हमारा, परिवर्तन कविता का मूल स्वर क्या है? सब कुछ परिवर्तनशील है। उसके बाद 54वां प्रश्न हमारा, हिंदी का कौन सा छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित था? पंत का नाम आएगा यहाँ पे, अरविंद दर्शन से वही प्रभावित थे। श्रवण काव्य की रचना हिंदी के किस कवि ने की? सुमित्रानंद पंत ने की। 55 का सी आएगा यहाँ पे। 56 का हमारा, इसमें से कौन सी कृति महादेव की संपूर्ण कविताएं संकलित की? यामा में संपूर्ण कविताएं संकलित की इन्होंने। उसके बाद 57वां हमारा, गीत कुंज नामक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? 57वां प्रश्न, इसका उत्तर हमारा रहेगा सी, निराला की गीत कुंज नामक रचना, 57 का सी आएगा हमारा। उसके बाद 58, इसमें से ओज और आदात्य का कवि किसे माना जाता है? ये भी हमारा निराला को माना जाता है। इनमें से कौन सी रचना गीत काव्य के अंतर्गत आती है, यानी कि गीति काव्य के रूप में है? तो यह लहर जो है गीति काव्य है। उसके बाद 60वां प्रश्न, आंसू का कौन सा संस्करण संस्करण हास्यवादी नहीं है, रहस्यवादी भावनाओं से युक्त था? तो यहाँ पर इसका जो है ऑप्शन देखते हैं हम क्या है, द्वितीय संस्करण जो था उसमें रहस्यवादी भावनाओं को ज़्यादा दिखाया गया था। तो इस प्रकार हमारे 60 प्रश्न पूरे हुए। उम्मीद है कि आपको अच्छे लगे होंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, अगर पसंद आती है तो लाइक करें, आगे भेजें, और मैं जल्दी